अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं किक ऑफ ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैट एंड वी आर हियर वंस अगेन विद आवर एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब प्रॉपर तरीके से मोमेंटम पकड़ चुका है। कल जो हमने जबरदस्त मैचेस देखे, बल्कि आज तक चलते रहे, जो जबरदस्त मैचेस देखे उनमें तकरीबन मुझे लगता है 19 गोल स्कोर किए गए एंड वी सॉ सम हाई स्कोरिंग गेम्स, वी सॉ सम ब्रिलियंट स्किल्स एंड वी ऑल्सो सॉ अ मोमेंट और टू ऑफ कंट्रोवर्सी। इस पे इन तमाम तर बातों पे बात करने के लिए हम एक बार फिर अपनी किक ऑफ की टीम के साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस यू to the captain of our ship, my wonderful co-host Rohan Nadeem. Roha, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हैदर, थैंक यू सो मच फॉर दैट हाई एनर्जी इंट्रोडक्शन। हम सबको ज़रूरत है इस वक्त आई थिंक एनर्जी की, क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप ने सारे फैंस, फुटबॉल फैंस की नींद जो है ना वो उल्टी की हुई है। दिन रात का पता नहीं है हमें। अर्ली मॉर्निंग मैचेस हैं, बट आई थिंक व्हेन यू हैव दैट पैशन एंड लव फॉर फुटबॉल, I think you don't look at the clock, you just tune in to PTV Sports and Tap Mat, and that's where you catch all the action. Absolutely. इससे पहले कि हम आगे चले, जल्दी से पैनल का इंट्रोडक्शन कराते हैं। पैनल भी आज रोज जो है वो एक से बढ़कर एक शर्ट्स के कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं। आज भी हमारे पैनल बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, स्टार्टिंग विद पाकिस्तान फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉलर अबीहा हैदर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड फॉर्मर अंडर-17 फुटबॉलर हसन आजम, polo player, professional polo player and former Pakistan under-14 footballer Turab Rizvi, and veteran sports analyst Rehanul Haq. Guys, thank you so much for being with us on Kickoff once again. You all look wonderful in your maroon shirts. I think Rehan, you have something to add, judging by your expression कि आपको बिला वजह वेटरन बना दिया। आपके साथ एक लेजेंड बैठा हुआ है, तो मतलब मेरी तो उम्र उनसे कम से कम 25 साल कम है। सेम डेट देखिए वेटरन का एज 25 years, I'm young, 25 years younger than him. You're 25 younger than me. 25 years younger than you, yes. चलिए ठीक है जी, अगली दफा इंट्रोडक्शन दूंगा और पाकिस्तान के 8 साला राइजिंग। लेकिन मुझे रोहा आपसे बहुत बड़ा गिला इस बात का है कि आपने कह दिया मरून जर्सीज, वरना मैंने रेहान से यही पूछना था, रेहान आपकी जर्सी का रंग इस वक्त क्या है। इससे पहले कि हम आगे चलें, कल बहुत जबरदस्त मुकाबले देखे गए। लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ कंफर्मेशन ऑफ द रिजल्ट्स फ्रॉम यस्टरडे। सबसे पहला मैच जो खेला गया, इट वॉज अ गोल फेस्ट बाय जर्मनी, जहां पर जर्मनी ने 7-1 से कुरासाओ को शिकस्त दी, कंप्लीटली डोमिनेटेड द मैच एंड वी सॉ जर्मनी स्टैम्प देयर अथॉरिटी ऑन कुरासाओ। अगला मैच जो खेला गया, दैट वॉज द बिग वन, नेदरलैंड्स वर्सेस जापान। नेदरलैंड्स ने 2 दफा लीड ली एंड जापान केम बैक ट्वाइस to register a draw there. A lot has been said about Ronald Koeman's tactics, and I will let Rehan go in a lot more detail about that once we start discussing the game. कोट डिवॉर ने इक्वाडोर को हराया और तुराब के डार्क हॉर्सेस हार गए और हसन आजम की प्रेडिक्शन यहां पर ठीक रही। कोट डिवॉर कंप्लीटली डोमिनेटेड द गेम। इफ वी आर टू बी ऑनेस्ट, आप वहां पर गोल एक्सजी ही देख सकते हैं किस तरीके से कोट डिवॉर वाज कंप्लीटली ऑन टॉप ऑफ इक्वाडोर एंड दे मैनेज्ड टू विन 1-0. And the last result from the day was Sweden defeating Tunisia 5-1 and registering a very, very good start to the tournament for Graham Potter's men. ठीक है जी, शुरुआत करते हैं बात करने की, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जब मैं कार्ड पढ़ा था ना, सबसे ज़बरदस्त रिएक्शन तुराब का था जब मैंने कहा कि कोट डिवॉर ने कंप्लीटली डोमिनेट किया है इक्वाडोर को। उन्होंने कहा नहीं, बट हाँ तुराब ये हो चुका है कल। खैर एनीवेज, लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू इट। अभी आपके साथ मैं शुरुआत करूंगा। वील स्टार्ट ऑफ विद जर्मनी एंड कुरासाओ एंड वील आल्सो प्ले द 7 goals scored by Germany, but what a wonderful performance. Absolutely, I think with yesterday's match, Germany has finally rediscovered their identity, जो हमने देखा that previously 2014 and 2018 के वर्ल्ड कप्स के अंदर मिसिंग थी। एंड स्टार्टिंग ऑफ विद 4-2-3-1 की स्ट्रैटेजी, मूविंग फॉरवर्ड उसको टर्न किया 3-2-5 के अंदर, एंड व्हाट एन अमेजिंग रोटेशनल अप फ्रंट जो हमने देखी है बिटवीन मूसियाला, रेड्स, हैवर्ट्स। आई थिंक एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच बाय जर्मनी, बट आई थिंक कि एक वीकनेस भी कल हमने देखी है व्हेन अ न्यू टीम क्यूरासाओ 1-1 जर्मनी के साथ ड्रॉ किया। दैट मीन्स दैट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कैन ईजिली बी ऑल्सो सरपास्ड बाय अ न्यू यंगर टीम कमिंग इन। सो आई थिंक जर्मनी को हेयर ऑनवर्ड्स इस चीज़ का ख्याल
लाजमी रखना पड़ेगा जब वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैचेस में जाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर। बिल्कुल, हम बिल्डअप में भी ये बात कर रहे थे कि काफ़ी ऐसे जर्मनी के फैंस हैं जो कि काफ़ी अपसेट भी थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थे कि लास्ट 2 वर्ल्ड कप से उनको वो एक ह्यूमिलिएटिंग एग्जिट्स फेस करने पड़े हैं। बट रेहान, ये जो स्टार्ट उन्होंने लिया है 7-1, डू यू थिंक कुछ हद तक जर्मन फैंस थोड़ा सा अपीज हुए होंगे फ्रॉम दिस स्टार्ट? I think this match tells you absolutely nothing about Germany. Absolutely nothing, because basically अगर Germany को आप देखें, they were expected to beat Curaçao. Their movements were great. We all expect that from a Nagelsmann team. But आप अगर मैच को देखें तो जर्मनी के लिए ज़्यादा worrying sign ये है कि they conceded 8 shots against a team like Curaçao who was sitting deep. And they were there to basically Curaçao के लिए तो एक वो थी celebration of getting into the World Cup. But Germany की एक चीज़ है, आप उनको हमने कहा उनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया. देयर इज समथिंग वेरी जर्मन अबाउट देम स्टिल कि व्हेन दे टेक द लीड, व्हेन 3-4 अप, दे विल नेवर स्टॉप एंड दे हैव डिस्ट्रॉयड सो मेनी ड्रीम्स. वो पहले एक क्लिप भी वायरल हुई हमारे एक दोस्त की, अमन नकवी की, बट लुक एट व्हाट दे डिड टू ब्राजील इन 2014. दे कुड हैव इजीली वन दैट गेम 3-1, 4-1. They never took their foot off the pedal, and that's the one thing that Germany will take out of this game. But otherwise, Germany still have the same concerns they had. And Nagelsmann की मैनेजरियल स्टाइल भी है कि इफ यू टेक बोल्ड डिसीजंस एंड आप मिस्टेक्स करते हो, दोज आर एक्सेप्टेबल. सो आई थिंक ही विल बी हैप्पी विद द रिजल्ट. बट जर्मनी का सही तभी पता चलेगा व्हेन दे कम अप अगेंस्ट टीम्स दैट आर closer to their quality. But let's start having a look at the goals. यहाँ पर Hassan, if you can just walk us through the first ones, because ये जो पहली one touch movement थी in this first goal, that was really nice. I mean, you can just look at by the number of white shirts you can see by the box there. इतनी ज़्यादा आगे movement German players ने रखी and match up with that beautiful first time finish. अभी हम दूसरे एंगल से भी देखेंगे. नहीं, हम नहीं देखेंगे, इतने गोल थे, इतनी लंबा हाईलाइट पैकेज मैं नहीं चलाना चाहता था. स्लॉटरबर्ग का हेडर तुराब. नहीं, another set piece goal, Heather bhai. Coming into this tournament, we're seeing set pieces are becoming a huge factor, and obviously Havertz with the penalty expected to score that. But coming back to that, set pieces goals we've seen are very important coming to this World Cup. और यहाँ पे जमाल मूसियाला with that goal, I feel nice whenever this kid does well. Oh, this is an amazing finish. His movement is terrific. और यही Nagelsmann अपनी टीम से expect करते हैं कि Wirtz और उनकी movement हो, and the amount of time that Wirtz got on the ball and this link-up play as well. You see here, I think this is one of the most beautiful goals you'll see in this World Cup. The flick, then to set that up and that finish. I think it's all in one really good move, and it was really great. Again, they use the left-hand side quite a lot. उधर से ही चांस बना, and this is where they were all queuing up to score a goal. तो उनको वहाँ से गोल मिला. Undav got his goal under his belt as well. और end पर एक बार फिर the 7th goal that was scored by Germany. Hassan. Yeah, the final goal with that through ball और फिर a classical finish, Havertz. I mean, with a false nine, his finishing ability is always improving. He's proving himself again and again that he's part of that squad, and he's somebody who belongs there. I mean, that finish tells a lot about him. And before we also speak a bit about Curaçao, I want your comment on what Rehan just mentioned कि this match doesn't tell us much about Germany, but अब Havertz की performance पे भी आपने comment किया, इनके पास और भी ये deep तो है इनका जो squad strength है, but how deep in the tournament can they go with this depth? I think there are a couple of things. हम striking position की बात करते हैं. उनदाव का गोल करना बड़ा important था क्योंकि he is that in the box striker. Woltemade भी है, Nick Woltemade, who gives them that height, aerial presence जब इस तरह की टीम के खिलाफ कोई मैच हो. लेकिन मैं एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एनालॉजी से मिसाल देना चाहूँगा जो उनकी प्रेसिंग एबिलिटी है. एक होता है ना, आप कबड्डी खेल रहे होते हो तो you're sitting deep, much like आप दूर से you're playing that कबड्डी डांस. फिर से करें, फिर से बताएं. मैं कर रहा हूँ, आप इंतजार करें. कबड्डी आप डांस कर रहे होते हैं ना, you're waiting for the opponent to come in. But then there's this dance जिसमें आप कहते हो कबड्डी, तुम खेल रहे हो ना, ठीक है. ये जर्मन प्रेसिंग वो वाली कभी करते हैं, और अगर आपने पहली कबड्डी मिस कर दी तो बैकलाइन फिर आपकी खुली और गोल पड़ेंगे. I love that analogy. मेरे पहले दिन रेहान इल्जाम लगा रहे थे कि शायद मैं हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में अपना पाँव घुसाने की कोशिश करूँ, वहाँ पे कबड्डी की भी यहाँ पर. बट जबरदस्त तरीके से हसन, आई थिंक आपने समझाया. थोड़ी सी क्यूरासाओ के बारे में, आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट देम. अभी अब नेशन ऑफ 150,000 पीपल, एंड उनके लिए ये गोल, just to have this goal, just to come close to this dream against a team like Germany, वो भी अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में जो सेलिब्रेशन थी वो हम सब ने देखी. It was extraordinary. How special will this be for their team going forward? Absolutely, for Curaçao, the goal is bigger than the result. So for the smaller nations, 7-1 की जो score line है, they'll forget that, but they'll always remember this historic goal in
histories to come, right? And जैसे अभी आपने कहा कि 1,50,000 उनकी total population है, so majority of the stadiums के अंदर इतनी हमारे spectators होते हैं, right? बल्कि इससे ज़्यादा spectators होते हैं. So this is an absolute special moment for Curacao, and I think smaller nations does deserve this, world-class moments to celebrate now. And this is also a fact for us now to realize that football is taking place in a globalized manner, और अब smaller nations को भी world-class moments celebrate करने का मौका मिल रहा है. The other big match that was played was between Netherlands and Japan, जिसमें Japan 2 दफा goal down था and they came back to equalize. Let's just quickly have the goals on screen there as well. और मैं यहाँ पे शुरुआत करूँगा तुराब आपके साथ. ये जब गोल यहाँ पर Netherlands ने यहाँ पे start किया, so I mean Japan were very tentative. I really like this position that Gravenberch took, then the position that Van Dijk also took. Netherlands really wanted to take advantage. उनका जो aerial threat था, Van Dijk went into the box and a great headed finish in the bottom right corner. And again, Gravenberch की positioning as well, we see that he's going in for that cross. He knows that Van Dijk and his other defenders with that aerial threat are in the box. उन्होंने Japan की height disadvantage का उस गोल में काफ़ी फ़ायदा उठाया, and then boom, like Van Dijk just bottom right corner. Simple finish. ठीक है जी. इसके बाद Japan came back and scored the next goal, the equalizer after this, but Van Dijk की placement alone was quite significant here. Hassan, talk about this and then also build up to the next goal. I mean, this is amazing क्योंकि Van Dijk का आप aerial threat तो हमेशा count करेंगे और उसकी leadership ability, but underrate की जाती है उसकी जो set pieces पे involvement होती है, and that's one of those things. वहीं पे फिर Japan, they came back alive with Nakamura. He was constantly a threat on the left hand side, cutting inside onto his right foot. जिस तरह उनको वहाँ से support मिल रहा था, and he did that on this occasion as well. Wide ball जाता है और जापान ने गेम को स्ट्रेच भी किया था. जैसे जैसे उन्हें जब गोल पड़ा उन्होंने चेंजेस किए, गेम को स्ट्रेच होते हुए उन्हें कट बैक मिलते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली ही हैड अ शॉट बिफोर दैट एज वेल जहां पर उन्होंने थ्रेटन किया था कीपर को, नैरोली वाइड गया था, बट दिस टाइम विद दैट डिफ्लेक्शन the ball goes in and there is no chance for the goalkeeper to save that one. I also want to highlight Kubo's movement in that Yeah. first goal as well. The way he came in behind and found that pocket of space. Kubo very intelligent player जिसे हम देख रहे हैं, and again he used that intelligence to the best of his ability. Rehan, Somerville और आप. I think the run from here, Dumfries, where he allows him to cut inside and then finish that ball in the bottom corner. This is very important. लोग अक्सर गोल को देखते हैं, but the movement off the ball is what creates the chance. और अगर आप देखें तो Dumfries का जो overlapping run है down the right, it attracts that defender which allows Somerville to cut inside and take that shot. And we saw from both teams actually yesterday कि उन्होंने जिस तरह अपने runners use किए to allow that space for the players on the ball to create those chances. I think that was terrific. Just add to that, इसमें आप देखें इत्सु दुआन अगर he is almost hesitant, वो confusion में चले गए कि क्या मुझे follow करना है, Dumfries का run यहाँ खड़े रहना है. That actually creates that space to take that shot. And the last goal was off this set piece. मुझे पता है तो आपने कहा कि हाइट का डिसएडवांटेज पहले एज इन हाइट की डिसएडवांटेज को एक्सप्लॉइट किया गया, बट यहाँ पे दे वर मोर दे टुक एडवांटेज ऑफ द सेट पीस है तुराब. नहीं बिल्कुल, that shows Japan's tenacity. मतलब they might be smarter than the Dutch, but they were really pushing for this goal, and a deflection they got lucky, and obviously I think the keeper should be saving that. लेकिन deflection में इस तरह के goals को save करना बहुत मुश्किल होता है, because when the ball is coming straight to you without deflection, it's easier to save. But with that deflection, I think Japan got lucky in a very nice way, and it was a great. Kamada was in the right position to score that goal. बिल्कुल, Japan were very clinical with that. This was almost a 2-1, but that जो 89th minute में हमने Kamada का गोल देखा, that is why this scoreline now reads 2-all. यहाँ पर हम एक break लेंगे, और when we come back, we have so much build-up coming on the other side. Please keep watching Kickoff. Welcome back to Kick Off. You're watching us live on PTV Sports and TapMad, your home for the FIFA World Cup 2026. ब्रेक से पहले हम नेदरलैंड्स और जापान के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे थे. हमने आपको गोल्स दिखाए अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ. थोड़ी सी अब हम एनालिसिस को ब्रेक डाउन मज़ीद करेंगे, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी देर के बाद हम आज के मैचेस पर भी बिल्ड अप शुरू करेंगे. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड. अभी हाँ, a word on the way Japan came back from behind twice in this match and took it away when Netherlands thought that they had won. Yeah, I wanted to highlight the fact that Japan is probably the most organized non-European football nation now that we've been seeing it, and they have spent nearly 30 years in building this identity through
through different elite training camps, to sending their players to the European countries, through building grassroots level. So I think they're no longer the underdogs of the tournament. They are the dark horses. They have previously beaten big teams as well, and now that we have seen their performance against the Netherlands, Japan is actually an underdog that would be contending with high hopes in the World Cup. Thank you भैया for pointing out the 30 year into their 100-year plan. ये मैं भाई आप सबको बता दूंगा यहाँ पर it's a long plan जो जापान FA ने उस वक्त इंट्रोड्यूस किया था. But let's specifically talk about the character they showed in their comeback, Hassan. Yeah, amazing comeback ability. Japan is almost like a beautiful organized city like Tokyo when they're at 0-0 organized structurally. उनका defense भी move कर रहा होता है, the waves they make in attack, and once you've scored a goal against them, they turn into this Godzilla monster, destroying everything in their path, and that's what they did in this game as well. They've done it before. Spain के खिलाफ last World Cup में, Germany के खिलाफ when they conceded those goals, they come up very quickly, they transition very quickly. उनके changes भी ऐसे होते हैं. कुबो को first 1-on-1 हमने गोल खाने के बाद करते हुए देखा, और ये culture उनके अंदर develop किया हजीमे मोरियासु ने, उनके जो coach हैं. He's been there since 2018. उन्होंने कहा कि वो अपने सब्स्टिट्यूट को फिनिशर्स कहते हैं. यहाँ पर भी जुनिया इटो को वो जिस तरह लेकर आए और उसके बाद कोगी अगावा को वो लेकर आए और जिस तरह उनको स्ट्रेच करके यूटिलाइज किया, आई थिंक वाज अमेजिंग फ्रॉम जापान. अच्छा रेहान, नेदरलैंड्स की पूरे मैच की बात करें कंक्लूडिंग पर, रोनाल्ड कोमन. कल हम बात करते हैं, कोमन इज स्टक बिटवीन टू आइडेंटिटीज, फैन खाल स्कोर ऑफ आइडेंटिटी एंड क्रॉस स्कोर ऑफ आइडेंटिटी, एंड यूजुअली ही शोज दिस थिंग कि वो रिजिड है इन 4-3-3, बट कल हमने देखा कि जो चेंजेस हुए थे उनकी ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, बिकॉज दे वर कंट्रोलिंग मिडफील्ड. एंड उसके बाद वही हुआ जो कि आप रोनाल्ड कोमन की क्रिटिसिज्म भी है कि समटाइम्स ही डज नॉट नो हिज बेस्ट टीम. तो कल के मैच में एग्जैक्टली वही चेंजेस हुए. ही इन्वाइटेड दैट प्रेशर, एंड द गुड थिंग टू सी फ्रॉम जापान इन दिस गेम वाज के जापान ने जो सेकंड गोल किया, इट वाज ऑलमोस्ट इनएविटेबल. द पोजेशन दे स्टार्टेड हैविंग, इट्स नॉट योर ओल्ड जापान गोल वेयर दे ट्रांजिशनड. They kept the ball, they kept attacking, and they used both their wings as well, which is very good. And the last thing I'll say is Moriyasu uses a very interesting tactic that he uses boards to put signs on them. और कोई एक और टीम है जिसमें एक बंदा इस पैनल पे काम करता है, वो भी ये करते थे, और वो अक्सर वो 3 लिखते थे, उसका कोई मतलब नहीं होता था. तो हो सकता है कि मोरियासु का भी कोई मतलब ना हो. आपके लिए मतलब नहीं होता था, हमारे लिए उसके लिए हाँ, मतलब होता था. मैंने पूछा हुआ आपको. लेकिन 2 मैच वो उन्हें आइडिया नहीं हो, खुद भी नहीं भाई यार अब रेहान क्या करें यहाँ पर, सारा मैं थोड़े क्यों मेरी रोजी बंद करवा रहे हैं. अच्छा जी, 2 मैचेस और कल खेले गए, जो उन पर ब्रीफली पासिंग कमेंट्स लेते चलेंगे. एक कोट डिवोर वर्सेस इक्वाडोर, विच कोट डिवोर मैनेज टू विन 1-0, और एक स्वीडन वर्सेस ट्यूनीशिया जिसमें स्वीडन 5-1 जीते. व्हाई डोंट यू टेक द फर्स्ट वन? भाई आपने इक्वाडोर को शुरू में थोड़ा डिस्काउंट तो कर दिया, बट अनदर पॉइंट आई वांट टू मेक आउट इज कि इक्वाडोर हैड मोर पोजेशन इन दिस गेम देन आइवरी कोस्ट. The only thing Ivory Coast had over them is they had more ball progressions as compared to Ecuador. Moises Caicedo, जिस तरह हमने highlight किया था पिछले हमने preview में, कि he can't control midfield and he can't attack at the same time. He needs Enzo Valencia की जो absence of performance थी वो काफ़ी feel हुई थी, and obviously a player that I want to highlight for Ivory Coast, Diomande. What a player, मतलब completely direct and like one of the most excited players in this tournament. Ecuador just had more possession, but उनको बिल्कुल भी नहीं पता था बॉल के साथ करना क्या है. They were completely lost when it came to the ball, but Ivory Coast ने attacking wise उनको completely dominate किया. नहीं, और आपने बात की अमाद दियालो scored, और उसमें भी him coming off the bench was another question mark because everyone thought that he might be starting. Sweden versus Tunisia पे अब ज़्यादा खैर लंबी conversation नहीं करेंगे. 5-1 Sweden won, लेकिन उसके अंदर भी एक गोल पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे सवाल ज़रूर उठ गया, because as per pundits that was a clear offside. आने वाले दिनों पे I think we'll have a lot of opportunity to discuss that. अब आज के मैचेस की बात करें, रोआ शुरू करें आज पे. बिल्कुल आज का इतना ज़्यादा जैम पैक्ड एक्शन है गाइस. वी हैव 4 सुपर एक्साइटिंग क्लैशेस कमिंग अप राइट हियर ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड ऑन टैप मैच. सबसे पहले ऑफ कोर्स हम बात करेंगे स्पेन वर्सेस कोबा वेर्डे की ग्रुप H का क्लैश है. एवरीवनस लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज स्पेन विल बी इन एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप. फॉलोइंग दैट बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट 3 बजे जो कि सुबह खेला जाएगा. ग्रुप G का कॉन्टेस्ट है, अनदर एक्साइटिंग वन. मो सलाह के इजिप्ट सब देखना चाह रहे हैं इस मैच को. सऊदी अरेबिया वर्सेस यूरुग्वे जो कि 6 बजे सुबह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक खेला जाएगा. ग्रुप H का क्लैश है ये. एंड लास्टली ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि रात 9 बजे पाकिस्तान टाइम खेला जाएगा. ग्रुप G का क्लैश है, इसके ऊपर भी हम आज के शो में बिल्डअप करेंगे.
Right, a number of exciting teams will be on display. ज़बरदस्त हैदर हमें आज के मैच में बात करने के पॉइंट्स भी हैं, हम बिल्डअप भी इस पे करेंगे. स्टार्टिंग विद ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि एक एक्साइटिंग क्लैश होगा क्योंकि ईरान की टीम के ऊपर अभी काफ़ी बात हो रही है. बिल्डअप में भी दे आर कमिंग इन हॉट फॉर्म, और इस मैच में जो उनका ओपनर मैच है अगेंस्ट अ टीम लाइक न्यूजीलैंड, जिनकी वो जिसे कहते हैं ना उस तरह की जर्नी नहीं है जिस तरह की बाकी टीम्स की हैं. क्वालिफाइंग राउंड से ज़रा उन्होंने थोड़ा फिर भी आसान तरीके से क्वालिफाई किया. बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द वे ईरान विल बी अप्रोचिंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम? I think for Iran, this is a very important match. Why? Because in such tournaments, psychological effect बहुत ज़्यादा होता है. And Iran is one of that team जो कि वो बहुत ज़्यादा फेस कर रही है. Because अगर हम ईरान को evaluate करते हैं तो ईरान have played good matches among strong teams previously. But right now, अगर हम as a player, if I analyze this thing, तो right now, even if they wouldn't say it publicly, उनको एक हिडन प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा जो कि वो इस वर्ल्ड कप के अंदर फेस कर रहे हैं. एंड दैट वुड इवेंचुअली बी शोन इन देयर परफॉर्मेंस एज वेल. सो आई थिंक इन दैट कैपेसिटी ईरान जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर होगा साइकोलॉजिकली. एंड अदरवाइज ईरान हैज़ द पोटेंशियल टू प्ले अ गुड मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड. बहुत रिमार्केबल स्टोरीज हम थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में देखते रहे. उन्हीं में से एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है अली रज़ा बैरवंत की, हु इज़ द गोल कीपर of Iran. Let's just have a quick look at his journey. I grew up in a nomadic family and we didn't live in a city. We were not financially stable and lived in poverty. The agreement I made with myself was that I would go and succeed. My friends and I decided to move to Tehran. I didn't tell my family where I was going. The hard part was that we didn't have any place to sleep. Even now that I'm recounting it, there's a lump in my throat. There was a coach named Mr. Hossein Faiz. He asked if I wanted a trial. I said, yes I do. He said, let's go do a trial now that you've come all this way. We signed a contract with the team. One of the guys there, his father owned a clothing factory. He agreed to give us a job at that factory. So we would work there and sleep there and make some pocket change. We got by somehow. But even after I signed with Naft Tehran and came to a higher tier, I still had no place to sleep. I got started as a dustman. Yes, I also worked as a dustman. And I'm proud of it, because I know that people who do this job are such faithful and awesome people. They truly serve the people. But I found it very hard, and I was really having a tough time. Something happened at that point in my football career that I believe was all God's doing. I was trying really hard and was looking for a chance to shine. The difficult part of my life was up to this point. After a while, the senior players of the team constantly encouraged me and were impressed. When I was first invited to the Iranian national team, I was playing for Naft Tehran. It was my first call up to the national team. I will never forget those difficulties I faced, and am proud of them. I was always keen to succeed. My journey makes me a role model. For myself, above all. From sleeping on the streets of Tehran to saving Cristiano Ronaldo's penalty. What a remarkable story. Rehan, Ali Raza Behrawand. I think the story is amazing, like वो सारी हमने चीज़ discuss की, लेकिन sometimes in these stories what gets lost is how good the player is actually. Yes. And अगर कोई भी आप इनको follow करते हो तो अगर आप there's so much data in football now that you can measure these things. He has one of the longest measured throws by a goalkeeper. So his distribution with the hand, he can distribute up to 65 meters.
which is crazy. Wow. I think that gets overlooked. And he is one of the most imposing keepers in this World Cup. His height is 6'5". So him between the goals is a huge thing for Iran. And I think जो ईरान की हम बात कर रहे हैं, the one thing that people have to notice is कि जब आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है तो sometimes what it does it unites the team. And हमने ये देखा कि इराक जब एशियन कप जीता था तब इराक के साथ ये हुआ था. जब मैराडोना की 86 टीम ने इंग्लैंड को हराया था, अगेन देयर वाज वॉर इन द बैकग्राउंड जिसका उसने कहा था कि रिवेंज हुआ है. तो आई थिंक ईरान के लिए कमिंग टू द यूएसए, एंड अगर यूएसए का पिछला वर्ल्ड कप आपकी तो जवानी में हुआ था हैदर भाई, तो तब जब वर्ल्ड कप हुआ तब भी देयर वाज दिस ग्रेट स्टोरी अबाउट देम. सो दिस इज अ ह्यूज चांस फॉर देम टू पुट देमसेल्व्स ऑन द वर्ल्ड लेवल, एंड बेरनवन इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु इज ऑलरेडी नोन टू द वर्ल्ड. And अभी भी I was looking up ईरान के अंदर and I was seeing the stories there, and इनके अभी भी posters लगे हुए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की penalty save के, and he himself tells people that was a fluke, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पे pressure ज़्यादा हो जाता है when everyone keeps talking about that penalty, and people say you can save anything, so that's why it's called the wall of Iran as well back home. His story is amazing, and I think these are the kind of stories, and also it's not just the story. He is actually a great goalkeeper with great distribution. Absolutely, and we heard from him what this means to him and to the team right now. But Hassan, 6 World Cup appearances for Iran, right? And they haven't ever gone past the group stage. ये जो इस World Cup में team है, and of course not forgetting the context surrounding this World Cup being played in the USA. How important will this addition be for this Iranian team? I think hugely important, given all the context, the political background, the stories around it. Mehdi Taremi ने भी ये बात की कि वो जो leading goal scorer हैं इनके कि उन पे ज़्यादा pressure feel हो रहा है given all the situation, but in hindsight वो कह रहे थे कि हम ये मौका use करेंगे अपने मुल्क में खुशी लेकर आने का. And then people know this as well. So sometimes instead of taking that pressure, sometimes you turn it into an opportunity to celebrate it for your nation, to do something more than yourself, beyond yourself for that nation. I think you'll see that the Iranian players fighting for every ball, people like Saman Ghados, people like Khalil Zadeh जो उनके पुराने डिफेंडर एक सेंट्रल ब्लॉक रहे हैं उनके डिफेंस में, आप देखेंगे इन लोगों को गिविंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एंड ईरान नोज दिस एज वेल. फीफा रैंकिंग के मुताबिक भी उन्हें इस ग्रुप से क्वालिफाई कर लेना चाहिए, बट यू विल सी एन एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम ईरान एंड यू विल सी देम डूइंग वेल. ठीक है जी, ये एनालिसिस हो रहा था ऑन द ईरान टीम. इनका मैच खेला जाएगा आज वर्सेस न्यूजीलैंड. अब वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी मैचेस हैं जिन पे बात करेंगे. विल टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया वर्सेस यूरुग्वाई एंड विल आल्सो ब्रीफली टच ऑन बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट. तो देखते रहे किक ऑफ on PTV Sports and TapMad. We'll be right back. Welcome back to Kick Off. You're watching us on PTV Sports and TapMad. This is where all the FIFA World Cup action will be taking place. हम अपने स्टूडियो में थोड़ी सी in-depth analysis कर रहे थे. Right before the break, we were building up to Japan versus Netherlands. हम आगे भी बात करेंगे जो आगे आने वाले मैचेस हैं उनके बारे में. बट अभी फिलहाल सऊदी अरेबिया वर्सेस यूरुग्वाई का भी बिल्डअप रहता है, स्पेन वर्सेस कैबो वर्ड का भी बिल्डअप रहता है. 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्लैशेस हैं ये आज के, जिन पे हम मज़ीद इन डेप्थ भी बात करेंगे. बट बिफोर वी डू दैट, अ क्विक कमेंट ऑन द क्लैश बिटवीन बेल्जियम एंड इजिप्ट. ऑल आइज विल बी ऑफ कोर्स ऑन इजिप्ट एंड देयर स्टार्स. बेल्जियम के पास भी बहुत सुपरस्टार्स हैं उनकी टीम में. What can you share, Turab? Belgium managed by Rudi Garcia and Egypt managed by Hossam Hassan. Belgium obviously coming into this match is a clear favorite. They have all the players with top flight experience. Uske andar Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Lukaku, their top scorer, jo is most well known, and Courtois at the back. But Egypt also has some star players which I'm sure a lot of people are looking forward to see. Oumar Marmoush and more importantly Mohamed Salah. They're clearly outnumbered when it comes to the quality and top flight experience. Lekin I can still expect them to put up a decent performance. Hossam Hassan's very defensive approach might struggle against Belgium's very strong attack and control in midfield. But I would heavily favor Belgium in this fixture. But let's see how Egypt does. ठीक है, हुसाम हसन का जिक्र किया तो आपने. हुसाम हसन who is also a legend in Egyptian football, and his press conferences are very entertaining. I'll just leave it at that. अब बात करते हैं जी मैच की जो खेला जाएगा between Saudi Arabia and Uruguay. Uruguay, the South American football traditionalists, जबकि सऊदी अरेबिया जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस बीच में दी तो ज़रूर, लेकिन
इस वक्त कोई इतने सॉलिड कंडीशन में नहीं आए इनटू दिस वर्ल्ड कप. They sacked Herve Renard, sacked resignation. I'm not sure. I'll confirm that with Rehan afterward. लेकिन how Qatar 22 started for them, let's have a look. We knew we were up against one of the top national teams in the world. We were up against Messi and his crowd. They got a penalty in the first 10 minutes. And when a team like Argentina take the lead, it's difficult to get back into the game. Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Take your phone, you can make a picture with him if you want. You don't feel it? Oh, come on, this is a World Cup. Give everything. I think that team talk sparked something in us. His speech was very, very powerful, and I felt the burden of my responsibility as a captain on the pitch. We started the second half as if the game was still up for grabs, as if we were still 0-0. I think football rewarded us that day. If you give everything to the game, sometimes it gives back. It was an incredible feeling. At that moment, we felt like we could defeat Argentina, that we could control the game. It was a historic moment. I'll never forget it. Any Saudi Arabian generation can make history. Hopefully we'll prove that generation after generation. There's nothing impossible in football. Our motto in our team is that we're not scared of any opponents. Probably the most memorable moment from Saudi Arabian football history. Second, well, not second, but almost at par to their 94 campaign in the USA when they played then. लेकिन रेहान हमने सलीम अल दौसारी को भी देखा. ही इज़ द एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर आई बिलीव इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. और अगेन ही स्टिल लीडिंग द साइड बट दे आर कमिंग इनटू दिस कंपटीशन नॉट विद द सेम build up as we saw last time around. Absolutely, a lot of problems that they're facing. इस tournament के start से पहले friendlies में उनकी form बिल्कुल अच्छी नहीं रही. There are a lot of doubts as well. उन्होंने manager साथ करके नए manager लेके आए हैं. His first experience at this level as well. The issue that Saudi Arabia will face is कि Argentina against what they did last time around. 2 really good goals. They got the match done. But अगर आप वो 90 minutes match दोबारा देखें तो Argentina should have won that game. The problem that they will face is when a team doesn't choose to attack against them, which is Uruguay essentially, so then what they do is going to be really, really interesting. So how they manage that game, but overall Saudi के लिए this is a huge World Cup because every time there's a World Cup happening, they have a great football history. They love football, especially जो उन्होंने अपनी अब लीग बनाई है और जितनी इन्वेस्टमेंट उस लीग के अंदर गई है, तो they are playing with some of the best players around the world. So for them, this might be a statement that they need to make, but I don't think they're ready to make that statement yet. That's actually a very interesting comment that you think that they're not ready to make that statement. But अभी हाँ हमने अभी ये visuals देखे, ये highlights देखे. Again, Saudi Arabia are not the team that they were, 4 years back. They have evolved and उनका football structure भी बहुत ज़्यादा grow किया है. And उसकी वजह से, do you think now this team will have what it takes to sustain that pressure across the 90 minutes? No, I think the biggest weapon that the Saudi Arabian team is carrying with them is the weapon of belief that they got after beating Argentina in 2022. That is one belief that they have. Otherwise, if you talk about the upset, तो अगर तो सऊदी अरेबिया जो है वो 60 to 70 या 80 मिनट्स तक एक closed match रखता है, they do not let the opponent score on them,
only then in the last crucial minutes हम upset कर सकते हैं, upset देख सकते हैं. Otherwise, I do not think that the way the Saudi Arabian team has come to this World Cup, I do not think that हम इसको जो है वो एक winning team कह सकते हैं. Hassan, your thoughts? I think Georgios Donis को वो इसलिए भी लेकर आए हैं कि वो मैनेज कर चुके हैं मल्टीपल क्लब्स इस लीग के अंदर, वो प्लेयर्स को भी जानते हैं उस लीग में और वो स्ट्रक्चर को भी जानते हैं सऊदी लीग के, और उन्होंने कुछ डिसीजंस भी बोल्ड ऐसे लिए हैं. अल जुबैर को वो लेकर आए हैं अल अहली से, अल बुरैकान को लेकर आए हैं. ही इज ब्रॉट इन प्लेयर्स हु आर इन फॉर्म, और जिस तरह रेहान ने बात की, वन ऑफ द रीजंस दिस इज अ की टेस्ट फॉर सऊदी इज टू जस्ट टेस्ट, इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर हाउ दे आर गोइंग टू डू एट द वर्ल्ड कप, और वेदर इन्वेस्टिंग सो मच इन दैट लीग or investing so much in a manager who runs that league, part of the clubs in that league, is actually going to bear results for them. So I think it's a very good test for them. Or on the other hand, expecting something like a result they did in the last World Cup, जिसका Saudi Arabia खिलाफ उनसे किया, I think it's putting too much pressure on them. ठीक है जी, यूरुग्वाई पे कॉन्वर्सेशन आने वाले दिनों में भी हमें बड़े मौके मिलेंगे बात करने के, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो स्टार स्टडेड लाइन अप विद मुस्लेरा, रोहो, कैफरेफ, वेलवर्दे एंड डार्विन न्यूनेस ऑफ कोर्स. लेकिन आने वाले दिनों पे उनसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करेंगे, और मैं रेहान आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हर वर्ल्ड कप की तरह आपने मार्सेलो बियल्सा पर एक पीस प्रिपेयर करना है. लेकिन आज जो मैच जिस पे हम बिल्डअप करें, दैट्स गोइंग टू बी काबू वर्द वर्सेज Spain, the pre-tournament favorites and the European champions are going to feature tonight. इससे पहले कि हम आगे चले, स्पेन पे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगी हुई हैं. इस दफ़ा expectations are higher than before. Let's have a quick look why. You realise these players you admired when you were little have paved the way for you, and all you want is to fulfil your dreams. It's amazing for young people back in Spain to see their country win. I only wish I'd seen Spain lifting the World Cup when I was a kid. I remember how excited everyone was, how we were hugging people we didn't even know, and how for weeks on end that summer we lived in the knowledge that we were world champions. My grandfather would tell me to go home with him to watch the matches together. I remember I would tell him I wanted to stay with my friends, as we were confident we were going to win. I told him I was going to properly celebrate by jumping into the fountain. It was a beautiful moment, not just for my town, but for all of Spain too. It represented a turning point. At such a young age, I experienced overwhelming togetherness. Honestly, I think I've been very lucky because I've always seen Spanish players, both men and women, coming out on top. And I think that changes your mindset and in difficult moments makes you believe that it's possible. And we use that as fuel to keep growing. Obviously, comparisons are often difficult to make. When you're a child and you grow up watching those players, Casillas, Xavi, Villa, Iniesta, Busquets, I think they were players that had a certain mentality, and that the current generation of players also have it, and that bodes well for the future. Every day we go out to train, we're aware of the importance of what lies behind us. We trust that if we are a family, a tight-knit group, then we can go very far. The expectations have never been higher since 2014, because 2014 maybe they were pre-tournament favorites. लेकिन रेहान, you're a massive Spain fan. 2008 से लेकर 2014 तक जिस तरह dominate किया था स्पेन ने, rarely do you see an international side dominate international football the way that generation did. Absolutely, I think 2008 से लेके to 2012 तक तो they won every major tournament. Yes. They won 2 Euros, they won a World Cup, and the way they won it was also very Spanish. और very Spanish का मतलब ये है कि for the longest time Spanish football में हमेशा ही criticism रहती थी कि they have the best players in the world, but when they go to the World Cup they don't perform well.
मतलब आप 2002 वाला देखें, 98 वाला वर्ल्ड कप देखें, they really had good teams, like they should have been in the top 4 contenders, but the 2008 Euro turned that around. उसके बाद से जो उनकी फुटबॉलिंग आइडेंटिटी रही है वो बहुत क्लियर रही है. The appointments of managers that they've had are very clear. Lopetegui के अलावा every manager that has come into that setup, they have followed the 2008 style of play, which also comes from the fact के जो स्पेनिश टीम है, people link it to Barcelona. Yes, it has a huge Barcelona influence, a lot of Barcelona players, that tiki-taka style of play as well. But the influence is not just the Barcelona, not just the Dutch influence of Cruyff's school of thought. It's also the Spanish influence as well. So, for example, Spain के अंदर हमेशा technically gifted players को बहुत ज़्यादा value दी गई है. And also you've had players like Xabi Alonso who can spray the ball around from a deep line playmaker, regista type role. So they've always kept that thing in their identity. And अभी भी जो इनकी टीम है, एक चीज़ इस टीम में बहुत different है from their great teams. They have more direct players in this team than you saw in the past. And Luis de las Fontes जो है उन्होंने बहुत clearly identify किया था कि नहीं किया था, कुछ लोगों के जूते मिसिंग थे तो उस मैच के अंदर उनको 2 विंगर्स खिलाने पड़ गए थे. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 2 लोगों के जूते टाइम पे नहीं पहुंचे, तो जो 2 विंगर्स हैं इनके, विलियम्स एंड लमीन यमाल, दे प्लेड दैट गेम एंड आफ्टर दैट दे हैव नेवर लुक्ड बैक. नाउ दे गो विद 2 वाइड मैन इन अ फ्रंट 3 ऑब्वियसली, बट आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. और समटाइम्स दीज आर अमेजिंग स्टोरीज के अभी भी आप वापस जाएं कि स्पेन की रिसर्जेंस कहाँ से स्टार्ट हुई, तो कोई किसी 2 प्लेयर्स के जूते पीछे रह गए थे इस वजह से. वाओ, आई थिंक इस तरह की जो स्टोरीज हैं, यू नो, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं बियॉन्ड जस्ट व्हाट यू सी ऑन द पेपर एंड ऑन स्टैट्स, आई थिंक दीज आर व्हाट मेक्स football so interesting to follow and so deeply loved by everyone. Spain has a lot of stars on this team. Break ke baad we will talk about who these stars are and a lot more coming up on the other side of Kickoff. Don't go anywhere. Welcome back to Kickoff on PTV Sports and TapMad, and we are back with our exclusive transmission of the FIFA World Cup 2026. The clock is ticking down to Spain versus Cabo Verde. Spain, the pre-tournament favorites, versus the minnows Cabo Verde. Let's see how this game pans out. लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़े स्टार्स, जिस हम पहले भी बात कर रहे थे, स्पेन में काफ़ी बड़े स्टार्स हैं और उन पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा. उनमें से एक यंग टैलेंटेड सुपरस्टार हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मुद्दा बना लिए हैं दुनिया भर में, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में भी इंस्पिरेशन लिए आए हुए हैं. वो कैसे, थोड़ा सा हमारा देसी टच है विद दिस. लेट्स सी दिस रिपोर्ट बाय अब्दुल गफ्फार. जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में, जिसको मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है, और साथ फुटबॉल का ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये मरकज़ है. लेकिन यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड फुटबॉलर भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी नुमाइंदगी की है, फुटबॉल क्लब के साथ इंटरनेशनल टूर भी किए हैं. और पाकिस्तानी लमीन यमाल से हम आपको मिलवाते हैं जो लियारी में रहते हैं. लियारी से उनका ताल्लुक़ है. मोहम्मद अजान मेरे साथ मौजूद हैं. अजान को अगर आप देखें तो आपको यमाल की याद ताज़ा हो जाएगी, और ये पाकिस्तान के लिए भी खेलते हैं. आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की, आप फुटबॉल क्लब के लिए भी, अंडर 19 में आपने पाकिस्तान के टूर किए थे, ज़रा उस बारे में बताएं. मैंने टूर किए पाकिस्तान के लिए, ठीक है, और मैंने टूर किए कतर में कराची यूनाइटेड के साथ. मेरा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे टीम थे हमारे सामने, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 मैच जीते. मेरा उस टाइम मैच था 16 और टीम था 19. और फ़ख्र की बात है लियारी में, लियारी के बच्चा यहाँ से बाहर जा रहे हैं खेलने और फाइनल खेल रहे हैं. कि आपको इस वर्ल्ड कप में अब क्या खास टीमें लग रही है, चूँकि डिफेंडिंग चैंपियन तो है ही अर्जेंटीना, स्पेन बड़ी आपकी, जो आपकी फेवरेट भी, आपका फेवरेट प्लेयर खेलता है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, कोई छुपी हुई टीम है जिसको आप, ब्राज़ील भी ऑब्वियसली फेवरेट टीमों में, जर्मनी हमेशा एक बड़ा नाम होता है, कोई ऐसी टीम जो आपको छुपी हुई लग रही है यार ये कुछ कर सकती है? मराकश शायद जीत सकता है क्योंकि उसके भी मैच है ब्राज़ील के साथ, और मेरा जो फेवरेट टीम है वो तो अर्जेंटीना है, लेकिन इस बार भी अर्जेंटीना ही जीतेगा, हाँ इंशाल्लाह. आप क्या कहते हो, और आप अपनी जर्नी के हवाले से आपकी क्या ख्वाहिश है कि मैं कहाँ तक जाऊँ? यार पाकिस्तान की जो टीम है, जो फेडरेशन है, बहुत अच्छी काम कर रही है, ठीक है, और हमारी माशाल्लाह रैंकिंग भी बहुत नीचे आ गए, क्योंकि हमने मैच जीते, अफ़गानिस्तान क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने मतलब ड्रॉ किया है, बहुत अच्छा काम करा है. और मेरा जो ड्रीम है मतलब बहुत आगे जाने का है, वो भी मेरा ड्रीम है कि मैं नेशनल सीनियर टीम के लिए, नेशनल के लिए, ठीक है, और मैं खेल सकता हूँ इंशाल्लाह. मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस इस बार इंशाल्लाह चांस मिलेगा इंशाल्लाह तो मैं खेल ही लूँगा. हमारे साथ मौजूद थे अजान यमाल, जिनका नाम मैंने रख दिया है, और उम्मीद करते हैं कि जो इनकी जर्नी है वो ये भी आगे बढ़े इंशाल्लाह, और ये और बच्चों को भी इंस्पायर करे. एक ज़माने में पाकिस्तान की आधी टीम लियारी से बना करती थी, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, यहीं से कप्तान थे और यहीं से सारे मेन खिलाड़ी थे. उम्मीद करते हैं सिलसिला दोबारा शुरू होगा. अजान जैसे यंगस्टर इस हवाले से हमारे लिए उम्मीद की एक किरण. The Pakistan under 19 footballer Mohammad Azan
और जिसना गफार ने कहा अजान यमाल। ये थे अगेन But I want to add कि love the hairstyle. Of course. Love the styling. Of course. और हम में से आई थिंक अगर कोई So ये पुल ऑफ vibrant. कर सकता है तो तुराब है, तो अगली दफा तुराब पे ये करवाएंगे। Let's do it. रेहान स्टार्टिंग 11 हमारे पास आई, थोड़ी देर में शो भी करेंगे। लमीन यमाल isn't starting but he's a central figure to this. He's a superstar. Again, a lot of attention on him. You have a wonderful story of Lamine Yamal. So basically ये जो हमने पैकेज देखा, this is from Leari और लमीन यमाल रॉक ऑफ फोंडा के अंदर he grew up there और वहाँ पे जितनी भी आप इनकी ट्रिक्स एंड फ्लिक्स देखते हैं ना, वो गलियों के अंदर वो जो छोटे स्पेसेस के अंदर उन्होंने अपनी स्किल्स डेवलप की। Lamine Yamal could have played for Morocco and Morocco Federation actually reached out to him and said कि please play for us. By the time वो बार्सिलोना के लिए ऑलरेडी 15 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर चुके थे। Lamine Yamal की जो ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने पब्लिक एक इंटरव्यू में आके बोला था कि Lamine Yamal इज स्पेनिश, क्योंकि वो स्पेन के अंदर होते हैं, तो ही इज स्पेनिश, इज नॉट मोरक्कन। शी हरसेल्फ लिव्स इन मोरक्को। और Lamine Yamal का जो बार्सिलोना का कॉन्ट्रैक्ट है, विच वाज अ ह्यूज डील, इट गॉट डिलेड एंड द ओनली रीजन इट गॉट डिलेड इज बिकॉज Lamine Yamal wanted to fly his grandmother back to Spain to sign that contract. He went all the way, bought her there and then signed that contract. And जो सबसे स्पेन के लिए आपने बात की, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेन की टीम जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, विदाउट Lamine Yamal they will get through the group stage, but if they are to win the World Cup, they will need two of their players, Lamine Yamal and Pedri, to step up, because those are the two players who are going to provide that spark which sometimes Spain teams में missing इसलिए होता है because they pass the ball maybe too much, but these two players can, Pedri can break any defense down and Lamine Yamal in any one-on-one situation you will back him against literally anyone in the world. बिल्कुल, हमने यमाल का पैकेज भी देखा, बट थोड़े से जो और स्टार्स हैं हसन इस टीम में, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताएं। लमीन यमाल के ऊपर हमने बात की, रॉड्री हैं, पेड्री हैं, निको विलियम्स हैं, डेप्थ के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? बिकॉज वी नो दैट दे आर द यूरोपियन चैंपियंस, हाउ फार कैन दे रियली गो इन दिस वर्ल्ड कप? I mean, they are touted to be the World Cup winners और उसकी वजह ये है कि they have very good squad depth. अगर आप डिफेंसिव पोजीशन की बात करें, रॉड्री ही इज़ अ की प्लेयर, वो अपने क्लब के लिए और कंट्री के लिए हमेशा से एक कॉर्नरस्टोन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग दैट डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी टू पास द बॉल, बी दैट बॉक्स टू बॉक्स रनर एज वेल एट टाइम्स, एंड इस कवर ज़ुबामेंडी इज देयर। आई थिंक निको विलियम्स बहुत की होंगे, क्योंकि अगर टीम्स टारगेट करती हैं और डेवलप करती हैं लमीन यमाल के ऊपर, देन यू हैव निको विलियम्स हु ऑफर्स more directness and pace on the other side of the wing, and he takes players on one-on-one as well. और उसके अलावा योर्सबाल के साथ साथ डैनी ऑल्मो इज गोइंग टू बी की, हमने यूरो में भी देखा था जहां पे वो फंसी थी। He pronounced it as well as anyone. वही मैं कह रहा हूँ, I am so impressed. I am so proud of you. लैदा तमगा मिलना चाहिए भाई। ये स्ट्राइकर की बात करें। Yeah, और योर्सबाल के साथ डैनी ऑल्मो, आई थिंक ही इज गोना बी की, he gives you that moments of magic. तो these are a very talented group of players. That's why one of the reasons is Spain is being touted कि ये World Cup जीत सकती है, and there's every possibility. Abhiha, do you want to add something on why this Spain side is considered to be the favourites to win the World Cup? Before talking about the Spain side, I think I'll just add up to Hassan's and what Rehan said is that what the actual strength of Lamine Yamal is that he has his timing and the decision making power, because the players of his age, उनके पास ना तो वो timing होती है that when they have to make the correct choice, ना ही वो decision making ability होती है, because that develops in a player in later stages of the of their career. So with Lamine Yamal today not playing the match, Spain would be losing the explosiveness in the match, then they would be losing the unpredictability, the one-on-one ability. But even though Spain की midfield इतनी ज़्यादा elite है that in today's match, obviously if Lamine Yamal is not playing, they'll still go through the match. But yeah, in later stages, as Rehan said, we would definitely be needing Lamine Yamal in the team. तुराब, आपके कुछ concerns हैं स्पेन को लेकर, right? मेरे कुछ concerns ये थे कि Spain with De La Fuente are known to play quite a high line. I think on the wings they can be quite defensively weak कुछ situations में. Secondly, Nico Williams का हमने mention किया था, he's not coming in with the best of form in this tournament. His club seasons haven't been very impressive after the Euros. And secondly, Rodri is also the quality, हम सब Rodri quality जानते हैं, he won the Ballon d'Or. But Rodri is coming in with a lot of injury problems recently, so जो उनका main anchor है and his backup Zubimendi, I would say is not as good as Rodri in my opinion. But it'll be interesting to see how Rodri fares because of his recent injury concerns as well.
बट उसके अलावा हैदर भाई स्पेन इन इटसेल्फ फिजिकलिटी भी मैं नहीं देख रहा इस टीम के अंदर बिसाइड्स फैबियन रूइज इन मिडफील्ड. आई थिंक सेट पीसेस जो हम देख रहे हैं कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट आर प्लेइंग अ ह्यूज रोल, स्पेशली स्मॉल टीम्स लाइक केप वर्डे जो कि सेट पीसेस को बहुत यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे. आई डोंट सी दैट फिजिकलिटी इन दिस स्पेनिश टीम. कुबारसी आई नो इज अमेजिंग एज इज Laporte is also in the later stages of his career, जिसकी वजह से आई थिंक दे कैन बी वेरी डिफेंसिवली वीक इन those set pieces unless they don't start another tall midfielder like Mikel Merino or up top or anywhere in the Spain side. So defensively I can see some weaknesses in this Spain team. अच्छा Hassan थोड़ा से concerns किए, लेकिन again when you're playing against a team like Cabo Verde and you're of the pedigree of Spain, obviously ये अभी के लिए उतने concerns होने नहीं चाहिए, and it should be a convincing win for them, and it will also give us an opportunity to see the tournament favorites how they fare. But let's talk about Cabo Verde because काफ़ी ज़्यादा जो हमारी audience हैं they're not familiar with the footballing history or the history of Cabo Verde. So if you can just sort of like educate our audiences. So yeah, sorry, Cabo Verde is a group of small islands in the Western African region. Senegal के पास हैं ये. सिर्फ 5 लाख की इनकी आबादी है. 1970s में इनको जो है वो इंडिपेंडेंस मिलती है. मिड 70s में जाके फुटबॉलिंग कल्चर डेवलप होता है. बट दिस साइड बीइंग हेडेड बाय पेड्रो ब्रीटो, इसकी जो कंपेटिटिवनेस है वो आपको कुरासाओ जैसी टीम से बहुत ज़्यादा मिलेगी. इवन आप लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में देखें 2022 में इसी टीम ने तकरीबन क्वालिफाई कर लिया था, इवन दो तब आधी टीमें अफ्रीका से क्वालिफाई होती थी, अब तो डबल हो गई है अमाउंट. एंड दे जस्ट मिस्ड आउट बाय 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट नाइजीरिया. इस बार उन्होंने अपने ग्रुप को अफ्रीकन पावर हाउसेस कैमरून को पीछे छोड़कर क्वालिफाई किया है. और पीपल लाइक रायन मेंडेस, लोगन कोस्टा, वजीनियो वो उस टीम का हिस्सा भी थे, इस टीम का भी हिस्सा भी हैं. और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी उनके बारे में ये कि जब उन्होंने अपना डायस्पोरा इकट्ठा किया अपनी फुटबॉलिंग कल्चर को बनाने के लिए, तो उन लिंक्डइन पर उनके कप्तान जो प्रीवियस कप्तान थे उनको कॉल आई थी कि आप हमारी टीम को रिप्रेजेंट करें. एंड ही कुडंट बिलीव इट, ही थॉट इट वाज अ स्कैम, बट दैट्स हाउ दिस नेशन कम्स टुगेदर. एंड आई बिलीव दे पुट अ मच बेटर शो on this match today compared to Curaçao. They are a proper football nation. अच्छा रेहान, Cabo Verde पे if you want to add something. I think very interesting because Spain को हम possession dominant game देखते रहते हैं. ये जो इनकी tactics हैं वो mostly to give up possession. On paper you might see it's at as a 4-4-2 or a 4-5-1, but when they give up the ball they essentially go back into a 5-man defense and a 4-man block in front of them. So उससे स्पेन को ब्रेक डाउन करने के लिए then you will need players like Pedri to step in, and also you will need your runners to make those movements in between them. Their qualification campaign, Hassan mentioned the qualification campaign, finishing over Cameroon is a huge deal for them. Because Cameroon, we all know, we talk about how good Cameroon players are, but also Cameroon और नाइजीरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि समटाइम्स अफ्रीकन फुटबॉल के अंदर जो टीम्स क्वालिफाई करती हैं, यू जनरली वहाँ पर बोर्ड के इश्यूज क्रिएट दोज इश्यूज. नाइजीरिया शुड हैव क्वालिफाइड फॉर दिस वर्ल्ड कप. वी ऑल नो द बैकरूम स्टफ दैट इज गोइंग ऑन. एंड इवन विद कैमरून. या एग्जैक्टली सेम. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देम इज के इनकी टीम में बिकॉज पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कम फ्रॉम पोर्चुगल, लिव देयर, अनदर डायस्पोरा टीम. और इनका एक और मसला है कि इनकी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो सेम लैंग्वेज भी नहीं बोलते. तो द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट डिड बिफोर द स्टार्ट दिस टूर्नामेंट इज के they cook local food which they all love, and they listen to local music which they all love. So I think that is one of the ways that the managers has tried to bond this team together. And I think they will be defensively solid in this World Cup. They won't be as bad as Curaçao defensively. बिल्कुल. और Curaçao की हमने जब शो के स्टार्ट में भी बात की थी that goal against Germany was I think the match winning headline for them. तो इस मैच में हम इनसे काबो वर्ड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनके लिए क्या ड्रीम टेक अवे होगा? ऑफ कोर्स फेसिंग स्पेन इन देयर फर्स्ट गेम. Lose by anything under than 3 goals, they'll be happy. They'll be happy. And scoring a goal will obviously be a huge deal. मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. एक स्मॉल कंट्री, हमने हेटी पे पहले डिस्कशन की थी. उधर दिस गाय स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर्स ऑफ ऑल टाइम, Dino Zoff. एंड उनका अभी तक मेमोरियल बना हुआ है इस कंट्री के अंदर, एंड पीपल गो विजिट इट, एंड इट्स बेसिकली देयर इज अ डे व्हेन ही स्कोर्ड दैट गोल. पूरे मुल्क में छुट्टी होती है. तो आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, नेशंस लाइक दिस who are qualifying for the first time in a World Cup. So I think for them that will be a huge achievement, even getting a goal, and 20-30 years down the line they will remember that this was the first goal that we scored in a World Cup. और उसकी भी आप देख सकेंगे कि कोई बिल्डिंग बनी होगी, छुट्टी होगी उस दिन. तो आई थिंक दैट्स नहीं. और ये आपने वाली बात की, अगर आपको याद हो तो जो अगेन 94 में जब सऊदी अरेबिया ने प्रोग्रेस किया था और जब वो गोल हुआ था, तो उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने आई थिंक
अवार्ड्स ये थे। इनफैक्ट ये जो अभी कतर के गोल की बात हो रही है उसके बाद भी जो गोल स्कोरर है उनका एक्सपेक्टेड है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील ब्रिंग द स्टार्टिंग 11th for you and we'll also build up to the match. देखते रहें किक ऑफ on PTV Sports and TapMag. The FIFA World Cup 2026 madness continues. Spain versus Cabo Verde. एक तरफ favorites of the tournament और दूसरी तरफ debutants in the World Cup. दोनों आज अपना पहला मैच खेलेंगे और ग्रुप एच का ये कॉन्टेस्ट खेला जाएगा एटलांटा में एट द Mercedes-Benz Stadium. You can see both the teams arriving. It is going to be a packed contest and of course fans are going to be there to support their favorite teams. अभी हम बिल्ड अप कर रहे थे स्पेन वर्सेस काबो वर्ड पे। हमने अपने पैनलिस्ट से थोड़ी सी डीप डाइव एनालिसिस भी की, हमने प्लेयर्स के बारे में बात की एंड ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड किया। बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रेडिक्शंस, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड पर्टिकुलरली अबाउट तुराब? मैं आपसे एक पूछना चाह रही थी बिकॉज हम स्पेन को बिल्ड अप कर रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की। We know they are the favorites going into this match and this tournament, but what do Spain need to do today in particular beyond just winning? Beyond just winning, that's an interesting question. I think they need to prove a point. They're coming in as favorites, everyone is backing them up. Plus, jab aap ek choti, they also need to overcome this thing of small teams scoring somehow against big teams as well. So that'll be interesting how if they keep a clean sheet or they don't. But anything but complete domination, I think Spain will be disappointed. And I also am very interested to see how they deal without Lamine and Nico Williams on the wing. Are they still as threatening attacking wise? And I think against a small team like Cape Verde, they will be very attackingly threatening. But I think they will be looking for a complete dominating performance. Again, the big news today is that both Lamine Yamal and Nico Williams will not be starting for different reasons. लेकिन रेहान, अगेन जब वर्ल्ड कप स्पॉट बनती है तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते हैं। वाई प्लेयर ए इज़ नॉट प्लेइंग अहेड ऑफ प्लेयर बी। एक बहुत बड़ी कैंपेन ऑब्वियसली राया की भी चली थी उनाई शमॉन के ऊपर, जो आई बिलीव ज़्यादा आर्सेनल फैंस और प्रीमियर लीग फैंस की तरफ से चली थी। बट इफ़ वी कीप दैट ऑन वन साइड, आई मीन हु वुड यू फील शुड बी स्टार्टिंग दिस फर्स्ट गेम, स्पेशली विद who you in your opinion should have started in the absence of Nico Williams and Lamine Yamal? और ये आप visuals भी देख सकते हैं live from the stadium, but yes, Rehan, please go on. I think they have enough choices. Ferran Torres, I think, is one guy जिसको खिला सकते हैं, अपना system थोड़ा change कर सकते हैं. Dani Olmo he is playing, he is going to start. We'll तो आप मेरे lineup के बगैर किस तरह, मैंने जवाब दे दिया अब आपको। अच्छा, मैंने तो बता दिया, मैंने prediction ठीक हो गया, मेरे 25 points हो गए। अच्छा चलिए, आपने सवाल बगैर lineup के पूछा, ये क्या बात है? अच्छा, बाय द वे स्पेन की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यू एसोसिएट बिगर टीम्स विद हाई प्रेसिंग दीज डेज। आप ये बात करते हो कि ये टीमें बहुत प्रेस करती हैं। लुइस डेला फॉन्टेस का जो मॉडल है इसमें हाई प्रेसिंग नहीं है, इट्स नॉट एग्रेसिव प्रेसिंग। व्हाट ही यूजुअली लाइक्स टू डू इज कि अगर बॉल दूसरी टीम के पास है तो अगेन ही हैज़ अ सर्टन ट्रिगर इन द मिडफील्ड जहाँ पे वो प्रेस करना स्टार्ट करते हैं। तो ही इज़ नॉट एज ओपन एज प्रीवियस स्पेन टीम्स, सो ही ट्राइज टू कीप द बॉल एज मच प्रीवियस टीम स्पेन टीम्स की तरफ, लेकिन the press is now a little less aggressive than it used to be. और उसकी वजह से हमने देखा कि स्पेन डिफेंसिवली थोड़ा सा पहले से ज़्यादा सॉलिड हुए हैं। बट स्पेन के लिए सबसे वरिंग चीज़ ये है, तो आप पॉइंटेड आउट एज वेल, कि अगेंस्ट इन 2014 चिले के अगेंस्ट उन्होंने इस तरह गोल कंसीड किया था, एंड इवन इन द लास्ट वर्ल्ड कप दे कंसीडर्ड दैट गोल। तो उनके लिए कंसर्न इस मैच के अंदर ये होगी कि द बॉल डोमिनेशन, how will that lead to defensive stability? Because even now with Spain, तो आपने कहा maybe Zubamendi is not in good form for Arsenal. Zubamendi, for Luis de la Fuentes in his statement, is the second best defensive midfielder in the world after Rodri. So he says if I have the two best defensive midfielders in the world, तो हमें और क्या चाहिए? And Spain की strength यही है कि they have these players, and he fits Zubamendi का एक certain style of play है जो एक certain system के अंदर fit हो सकता है, because Arsenal don't play that possession style of football, so Zubamendi is not as effective there as he would be in a possession based system. मुझे unfair feel हो रहा है कि आप लोगों को 11 मैंने नहीं दी और आप लोग बात करें क्योंकि ना Zubamendi स्टार्ट करें ना वो स्टार्ट करें। मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ, 11 बता देता हूँ ताकि आप फिर जरा ज्यादा नहीं, मैंने वैसे भी कहा है कि सेकंड बेस्ट रॉड्री के बाद। एक सेकंड आप ये विजुअल्स पहले देखिए, look at this sea of red and yellow. I mean, look at the Spanish fans. जितना पैशन इनको फुटबॉल के लिए है, जितना ये डीपली जिसे कहते हैं ना इनके कल्चर में एम्बेडेड है फुटबॉल, उनके लिए चाहे वो छोटी उम्र के बच्चे हों चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों, एवरीवन हैज़ दैट डीप
passion and love for football. They follow it like crazy, and that will be on display in that stadium in Atlanta tonight. Predictions का time I think अब आ गया. आपने आज करना शुरू या order थोड़ा हम rearrange करें? क्या कहते हैं रेहान? Do you want to go first? I will go first. चलें. Spain. एक से रुके before you start. वक्त हो रहा है Lays expert predictions. No Lays, no game. अब शुरू करें. आपकी तो वैसे ही गेम नहीं है, आपने पूरे एनालिसिस करा दिया बगैर स्क्वाड दिखाए। यार आपने कहा कौन बेंच से आ सकता है, मैंने कहा ज़ुबिमेंडी, आपने कहा ज़ुबिमेंडी स्टार्ट नहीं करा, तो ज़ुबिमेंडी बेंच से ही आएगा ना। यार सॉरी भाई, गलती होगी, मैं पढ़ूंगा 11 भी मैं पढ़ दूंगा, गलती मान रहा हूं यार, मैं तो पब्लिकली मान रहा हूं। आई थिंक स्पेन, चलिए शुरुआत करें। स्पेन 4-0। या बेल्जियम इजिप्ट आई थिंक विल बी 2-1 टू बेल्जियम। या Saudi Uruguay I think 1-0 to Uruguay, and Iran New Zealand I hope Iran wins 2-0. Abhiya. Okay, so Spain versus Cape Verde, right? 3-0 to Spain, and Belgium versus Egypt 2-1 to Belgium. Saudi Arabia versus Uruguay 2-0 to Uruguay, and Iran versus New Zealand 2-0 to Iran. जी हसन. Spain 1, Spain 4-0. Belgium 3-1 against Egypt. Uruguay 2-1 against Saudi, and Iran 2-1 against New Zealand. I think New Zealand will get a goal. Okay. Spain versus Cape Verde, same prediction as Iran by 4-0. Uruguay versus Saudi, I had 3-1 Uruguay. Belgium versus Egypt, I had 2-0 Belgium, and Iran versus New Zealand, I have a 1-1 draw. ठीक है, मैं अपनी दे दूं फिर आप देंगी? पक्की बात है? पक्की बात है। चलें जी, स्पेन वर्सेस काबू वर्ड 4-0, बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट 3-1 टू बेल्जियम, उरुग्वाय वर्सेस सऊदी अरेबिया 3-0 में दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि स्कोर थोड़ा सा शायद स्कोर लाइन पे मैं डिफरेंट कुछ कर लूँ। ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड 3-0 टू ईरान। Okay, Spain 4-0 to Spain, Belgium Egypt 2-1 to Belgium, Uruguay Saudi Arabia score draw, Iran New Zealand स्कोर ड्रॉ में स्कोर भी बताना है ना? 1-1, Iran versus New Zealand 2-0 to Iran. I think थोड़ा सा शफल हमने किया है, हाई स्कोरिंग होगा कि नहीं होगा, आई थिंक ये जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। इन्होंने थोड़े ज़्यादा गोल्स लिख दिए हैं, बट आई थिंक लेट्स सी, जिस तरह जर्मनी ने कल हमें दिया मैच 7-1 का, शायद आज स्पेन भी कुछ इस तरह का करेगा। नहीं, स्पेन कल्चरली 4 पे रुक जाता है, इसलिए इसलिए हम रुके। तुराब, हसन, अबिया, रेहान, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस। रोहा अगेन थैंक यू सो मच फॉर कैप्टनिंग आवर शिप। ये था जी हमारा किक ऑफ। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब इस शो के बाद आपको बराह रास्त ले चलेंगे अटलांटा, जहां पे यू विल सी द फर्स्ट मैच बिटवीन स्पेन एंड काबू वर्ड। कल तक के लिए हैदर अजहर को और किक ऑफ की टीम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।